देखिए, आज हम लोग जैव विकास के चौथे पार्ट अर्थात डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे कि डार्विन कौन थे, डार्विन का सिद्धांत क्या था, डार्विन ने अपने सिद्धांत में क्या-क्या दिया तथा उनकी कमियाँ क्या थीं। उसके साथ ही साथ मानव के जैव विकास का क्रम और कुछ पौधे जैसे कि हमने गोभी का जो विकास हुआ, वह किस क्रम में हुआ, जंगली गोभी से गोभी तक का जो सफ़र था, वह किस प्रकार हुआ, ये सभी जानकारी आज हम जैव विकास के चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम डार्विनवाद ने किस आधार पर दिया अपना सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले जैव विकास का सिद्धांत जो है वह लैमार्क ने दिया। लैमार्क के सिद्धांत में भी कुछ कमियां थी जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने सुधारा, जिसे हम नौ लैमार्कवाद कहते हैं। उसके साथ ही साथ नौ लैमार्क के बाद भी कुछ कमियां आई जिसे डार्विन ने सुधारा। तो अब बात करते हैं कि डार्विनवाद क्या है। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन फ्रांस के एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन ने माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के आधार पर प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन तथा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने जीवों के लिए कहा कि जीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ता है। चूँकि यह बात सही भी है कि कोई भी जीव है उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो चाहे अपनी जाति से या अन्य जाति से या प्राकृतिक से। उसके साथ ही साथ चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने जैव विकास के लिए निम्न मत दिए। अब हम डार्विनवाद के सिद्धांत को पढ़ते हैं अर्थात डार्विनवाद के जो नियम हैं उन्हें हम पढ़ते हैं कि डार्विनवाद ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में कौन कौन सा सिद्धांत जैव विकास के लिए दिया। अब बात करते हैं हम थ्योरीज ऑफ डार्विनिज्म अर्थात डार्विनवाद के सिद्धांत। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के लिए निम्न सिद्धांत दिए जो कि इस प्रकार है। पहला, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। तीसरा, विभिन्नताएं तथा इसकी वंशागति। चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता। पांचवा, प्राकृतिक चयन तथा छठा, नई जातियों की उत्पत्ति। अब हम डार्विन के सिद्धांत को विस्तार रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम डार्विनवाद के प्रथम सिद्धांत अर्थात जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, एनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की अधिक या असंख्य क्षमता होती है, जिसके कारण सभी जीवों के सदस्य की जनसंख्या बढ़ती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में इन्होंने एस्कैरिस को लिया। एस्कैरिस अपने पूरे जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है तथा सीक 10 लाख अंडे देती है अपने पूरे जीवन काल में। ठीक उसी प्रकार मच्छर भी अपने पूरे जीवन काल में 1500 से 1700 अंडे देते हैं। एक बार में मच्छर 200 अंडे देते हैं। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उनकी पीढ़ी बनी रहती है। इसके साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो असीमित होती है। कोई काउंटेबल नहीं है कि हाँ इतने ही होंगे किसी भी जीव के लिए। बात करते हैं हम डार्विन के दूसरे सिद्धांत अर्थात जीवन संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो देखिए, जीव को जीवित रहने के लिए भोजन, प्रकाश तथा सुरक्षित या जीवित रहने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए, जीवन संघर्ष को डार्विन ने निम्न 3 भागों में बांटा। पहला होता है अंतःजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा होता है अंतर्जातीय संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष अर्थात इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अब इन तीनों को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि अंतःजातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष तथा वातावरणीय संघर्ष क्या है। देखिए, अब बात करते हैं हम अंतःजातीय संघर्ष अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो अंतःजातीय संघर्ष या इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल किसे कहता है? जब एक ही प्रकार की जाति में संघर्ष होता है, क्योंकि सभी को एक ही वस्तु की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतःजातीय संघर्ष कहते हैं।
अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। यह अधिक घातक होता है, अर्थात कह सकते हैं हम कि मानव मानव में तथा जंतु जंतु में। देखिए, अगर दो मानव है तो उन दोनों को एक चीज़ की आवश्यकता है, कपड़े की, भोजन की, रहने की। तो उनमें जो संघर्ष होता है वह आपस की जाति में ही, किसी अन्य जीव जंतु से नहीं, आपस में ही होता है। तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतःजातीय संघर्ष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दो जंतुओं के बीच अगर दो कई जीव एक ही जाति के हैं और दोनों को एक ही चीज़ की आवश्यकता है तो दोनों उस वस्तु के लिए लड़ेंगे। अब बात करते हैं हम अंतरजातीय संघर्ष अर्थात इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। जब दो अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष होता है तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरजातीय संघर्ष या इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। देखिए, इस प्रकार का जो संघर्ष होता है अर्थात अंतरजातीय जो संघर्ष होता है वह दो अलग अलग जीवों के बीच होता है, जैसे मानव तथा अन्य जीव जंतु। देखिए, जैसा कि डार्विन ने कहा कि जीवों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह सही भी है। जीवों को जीवित रहने के लिए पहले तो अपने ही जाति से संघर्ष करना पड़ता है तथा अन्य जीव जंतु जैसे मान लीजिए अन्य इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे उन्हें लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम वातावरणीय संघर्ष अर्थात इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो देखिए, जब जीवों को वातावरणीय कारक जैसे भूकंप, बाढ़, ताप, वायु, सूखा आदि से संघर्ष करना पड़ता है तो इस प्रकार के संघर्ष को हम वातावरणीय संघर्ष या इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। अर्थात किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि गर्मी है और गर्मी में आप स्वेटर पहनेंगे तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गर्मी के हिसाब से आपको हल्के कपड़े ही पहनने होंगे। अर्थात गर्मी जब बढ़ रही है तो आप उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कीजिए, मौसम के हिसाब से बदलाव कीजिए, जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकें और आपकी पीढ़ी बनी रहे। ठीक उसी प्रकार यदि हम ठंड में कहें कि ठंड में आप गर्मी की भांति हल्के कपड़े पहनेंगे, स्वेटर नहीं पहनेंगे, तो आप उस ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अर्थात जीवित नहीं रह पाएंगे। ये अनेक आपको बीमारियों से संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि जीवों को जीवित रहने के लिए वातावरण के अनुसार संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप ठंड में ऐसे ही घूमेंगे तो आप अनेक रोगों से पीड़ित होंगे, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जीवों को जीवित रहने के लिए वातावरणीय संघर्ष करना पड़ता है। अब बात की जा रही है भूकंप की, तो यदि भूकंप आ रहा है तो उस हिसाब से अपने आप को आप परिवर्तित कीजिए। बाढ़ आ रहा है तो आप उस समय अपनी आप सुरक्षा कीजिए। वायु के थ्रू बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मानव को उससे संघर्ष करना पड़ता है। यदि सूखा पड़ रहा है तो मानव को उस हिसाब से अपने भोजन के लिए सर्वाइव करना चाहिए। अर्थात जीवन संघर्ष में कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा, वह चाहे अपनी जाति के थ्रू या फिर अन्य जीव जंतुओं से या फिर वातावरण से। अगर उसे इस पृथ्वी पर सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, तो उसे संघर्ष करना ही होगा। अब बात करते हैं हम डार्विन के तीसरे सिद्धांत अर्थात विभिन्नताएं तथा इसकी वंशागति, वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। देखिए, प्रकृति में जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा वे जीवित रहने के लिए वातावरण से समानता बनाए रखते हैं। जो जीव जीवित रहते हैं उनकी वंशागति चलती है तथा जो जीव जीवित नहीं रहते हैं उनकी वंशागति नहीं चलती है। देखिए, बात करते हैं हम डार्विन के चौथे सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए, डार्विन ने कहा कि जीवन संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुसार परिवर्तन करते हैं तथा इसे इस तथ्य को हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर तथा चार्ल्स डार्विन दोनों ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। उन्होंने कहा केवल वही जीव जीवित रहता है जो वातावरण के अनुसार खुद को परिवर्तित करता है। जैसा कि बात करें हम डायनासोर की तथा अन्य पक्षी वर्ग की। देखिए, डायनासोर प्रकृति के हिसाब से अर्थात वातावरण के अनुसार खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी वंशागति समाप्त हो गई तथा बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे मछलियों की बहुत सारी ऐसी प्रजाति है, पक्षियों की ऐसी प्रजाति है जिन्होंने प्रकृति के हिसाब से खुद में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण उनकी
पीढ़ी जो है विलुप्त हो गई या समाप्त हो गई। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्होंने वातावरण के अनुसार खुद में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण उनकी पीढ़ी समाप्त हो गई। जैसे कि देखिए, भारत में कुल पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वह 1200 उपस्थित थी, जिसमें से 640 पक्षियों की जो प्रजाति है समाप्त हो चुकी, तथा भारत में जो मछलियों की प्रजातियां थी वह 2500 उपस्थित थी, जिसमें से 65 से 80 तक जो प्रजाति हैं वह विलुप्त हो गई। अर्थात उनके विलुप्त होने का कारण यही है कि उन्होंने प्रकृति के हिसाब से खुद में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण उनकी पीढ़ी आगे तक नहीं चली। देखिए, जैसा कि हमने भारत में कहा, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लगभग 500 वर्षों में IUCN द्वारा एक लाल सूची अर्थात रेड लिस्ट बनाई गई, जिसमें से 500 सालों में 2000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिसमें से 87 प्रकार के पौधे विलुप्त हो गए, तथा वर्टिब्रेट्स अर्थात रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जो जंतु थे उनमें से 338 जो जीव हैं वह समाप्त हो गए, तथा जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जा रही थी उनमें से 360 प्रजातियां जो वो विलुप्त हो गए। अब बात की जाए कि उनमें से विलुप्त हुए किन किन देशों, भारत के अलावा किन किन देशों में और जीवों की विलुप्ति हुई, उसमें से एक डोडो। डोडो मॉरिशस का रहने वाला एक जीव है, क्वेगा अफ्रीका का है, तथा थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया का है, तथा उसमें से स्टेलर्स सीकाउ जो कि रूस की प्रजाति है वह भी विलुप्त हो गई अर्थात समाप्त हो गई। अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता में केवल वही जीव जीवित रहे जो उसके योग्य थे, अर्थात वातावरण के योग्य थे, वातावरण के अनुसार परिवर्तन किए, केवल वही जीवी जीवित रहे। अब बात करते हैं हम डार्विनवाद के 5वें सिद्धांत अर्थात प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, डार्विन ने प्राकृतिक चयन में यह कहा कि जीवों को जीवित रहने के लिए जीवों को प्राकृतिक वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, अर्थात जो जीव वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करते हैं केवल वही जीव प्रकृति द्वारा चयनित किए जाते हैं, तथा वो जीव जीवित रहते हैं और उन्हीं जीवों की जो वंशागति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसा कि इसके पहले हमने कहा था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जो प्रकृति के योग्य है प्रकृति केवल उन्हीं को जीवित रखेगी। ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी उसी का चयन करता है जब आप प्रकृति के हिसाब से खुद को परिवर्तित करते हैं, अर्थात अपने आप में परिवर्तन किसी भी जीव में प्राकृतिक चयन का मुख्य कारण है। अर्थात जब आप प्रकृति के अनुसार खुद को परिवर्तित करते हैं, वातावरण के अनुसार खुद को परिवर्तित करते हैं, तो वातावरण भी आपका ही चयन करता है। और जो जीव जीवित रहेंगे पीढ़ी भी तो उन्हीं की चलेगी, जो विलुप्त होंगे उनकी थोड़ी ही चलेंगी। जैसे कि हम डायनासोर को ले सकते हैं, तथा इसके पहले वाले में अनेक पक्षियों, मछलियों तथा अनेक जीवों के बारे में हमने बताया। जैसा कि कहा जाए कि पहले 4 दांत वाले हाथी पाए जाते थे, लेकिन इस समय केवल 2 दांत वाले ही हाथी पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम डार्विन के 6वें सिद्धांत अर्थात नई जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए, चार्ल्स डार्विन के अनुसार विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है, अर्थात विभिन्नताएं जो होती हैं, वेरिएशन जो होता है वह उनकी जीन में अर्थात DNA में उपस्थित होता है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तथा कुछ विशेष लक्षण संतानों में उत्पन्न होते हैं जो वंशागत हो जाता है, तथा इस प्रकार नई जाति की उत्पत्ति होती है। अगर यहाँ की बात करें हम कि नई जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो देखिए, किसी भी जीव में जो वेरिएशन होता है, विभिन्नता होता है, उसके जीन में उपस्थित होता है। जैसे कि अगर बात करें हम मेंडल के प्रथम नियम, मेंडल के प्रथम नियम में सफ़ेद और लाल पुष्प के जब संकरण कराया गया था तो उसमें से सफ़ेद जो था वह उसमें उपस्थित था, लेकिन प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में जब प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न संतानों के बीच संकरण कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी में लाल, सफ़ेद तथा गुलाबी रंग के पुष्प भी उत्पन्न हुए। इसका मतलब ये है कि उनमें गुलाबी रंग जो था अर्थात शंकर लाल जो था वो उपस्थित था, लेकिन प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया, वो द्वितीय पीढ़ी में दिखाई दिया। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि नई जीव का उत्पत्ति जो है वह प्रकृति के हिसाब से नहीं होता है कि प्रकृति में अगर टेम्परेचर अधिक हो गया तो उसमें नए लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा तो उसके रूप रंग पे पड़ेगा, हाइट पे पड़ेगा। उसके अलावा अगर कहें कि ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी नई जाति उत्पन्न होती है तो ऐसा नहीं होता है। नए जाति की उत्पत्ति उनके जीन में उपस्थित है, वह DNA तो ही नई जाति की उत्पत्ति होगी।
देखिए, बात करते हैं हम डार्विनवाद की आलोचना, अर्थात डार्विनवाद की कमियों के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए, डार्विनवाद के नियमों में निम्न कमियां पाई गई, जिसमें से पहला है, डार्विन ने विभिन्नता की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डाला। जैसा कि इसके पहले अभी हमने नई जाति के बारे में बात की, तो हमने मेंडल को लिया। डार्विन स्पष्ट नहीं कर पाए कि नई जाति क्यों उत्पन्न होती है। ये तो सिद्धांत जो है हमने मेंडल के थ्रू आप लोगों को समझाया। तो डार्विन ने विभिन्नता की उत्पत्ति अर्थात भिन्नताएं क्यों होती हैं, इसके बारे में उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। दूसरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले विभिन्नता में भेद नहीं कर पाए। जैसा कि हमने कहा कि उनके जीन में पहले से, डीएनए में पहले से उपस्थित होता है वो लक्षण, और दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। इन्होंने अशेषी अंक पर प्रकाश नहीं डाला, अर्थात लैमार्क की गलतियों को ये सुधारने आए थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन लैमार्क के कुछ जो सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट रूप से यह नहीं विभेदित कर पाया। अर्थात अशेषी अंग क्यों पाए जा रहे हैं, अगर उनकी विलुप्ति है तो वह क्यों है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अगला है, डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविका को बताया, जबकि सामर्थ्य की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डाला। अर्थात किसमें क्षमता है कि कौन से जीव केवल प्रकृति में उपस्थित रह सकता है, इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं किया या उसे समझाया नहीं। देखिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि डार्विनवाद अर्थात डार्विन के सिद्धांत में भी कुछ कमियां पाई गई, जो कि आपने अभी इस प्रकार पढ़ा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मानव में जैव विकास का क्रम। तो देखिए, मानव में जैव विकास का जो क्रम था वह सबसे पहले ड्रायोथिपेकस से हुआ। चूँकि सामान्यतः हम जानते हैं कि मानव का विकास आदि मानव से हुआ तथा उससे पूर्व हम बंदर तक ही सीमित हैं, कि मानव का विकास जो हुआ है वह बंदरों द्वारा हुआ था, जबकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इससे पहले, बंदरों से पहले भी मानव किसी अन्य रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे। जैसे कि सबसे पहले मानव जो थे पृथ्वी पर ड्रायोथिपेकस के रूप में उपस्थित थे। ड्रायोथिपेकस का दिमाग थोड़ा सा और विकसित हुआ, उनके लक्षणों में थोड़े से और परिवर्तन हुए, उनकी संरचना में थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, तो गोरिल्ला का निर्माण हुआ। गोरिल्ला में थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपने मानसिक, आर्थिक तथा वातावरणीय कारकों द्वारा अपने परिवर्तन किया। उनके मस्तिष्क का थोड़ा सा और विकास हुआ तो वह औरंग टाउन में कन्वर्ट हुए। औरंग टाउन का थोड़ा सा और विकास हुआ तो वह गिब्बन के रूप में है। गिब्बन थोड़े से और विकास किए तो बंदर, और बंदर के बाद से हम रामथिपेकस या जिसे हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। आदि मानव भोजन की तलाश में, वस्त्र की तलाश में, आर्थिक व्यवस्थाओं के तलाश में थोड़ा सा और विकास किए, अपने अपने रूप के साथ साथ अपने मस्तिष्क में परिवर्तन किए, या कह सकते हैं उनका मस्तिष्क गिब्बन की तुलना में या रामथिपेकस की तुलना में थोड़ा सा और विकास किया तो आदि मानव हुए, और आदि मानव थोड़े से और विकास किए तो मानव हुए। और मानव का जो ब्रेन है थोड़ा सा और विकसित हुआ, और जो मानव जंगलों में रहने लगे वह चिंपैंजी के रूप में कन्वर्सन हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के जो जैव विकास का क्रम था वह ड्रायोथिपेकस, गोरिल्ला, औरंगटाउन, गिब्बन, बंदर, रामथिपेकस या आदि मानव, उसके बाद मानव का विकास हुआ, और मानव के ब्रेन का थोड़ा सा और विकास हो गया तो वह चिंपैंजी के रूप में कन्वर्ट हुए। यह पूरी हिस्ट्री रही मानव के जैव विकास का क्रम। अर्थात अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है वह केवल बंदर द्वारा नहीं, मानव का पृथ्वी पर उत्पत्ति जो हुआ वह ड्रायोथिपेकस के रूप में हुआ। अब ये बात हुई मानव के जैव विकास के क्रम का, अर्थात मानव का विकास कहाँ से हुआ। अब बात करते हैं हम कुछ पौधों अर्थात जंगली गोभी के बारे में। देखिए, अब हम पढ़ेंगे पौधों में जैव विकास का क्रम। देखिए, पौधों में जैव विकास के क्रम के लिए हमने जंगली गोभी को लिया है। देखिए, जंगली गोभी द्वारा ही 6 प्रकार की गोभियों की उत्पत्ति हुई। अर्थात जब जंगली गोभी का जैव विकास हुआ तो उसी को गांठ गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा लाल गोभी तथा साथ ही साथ उसके केल का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जंगली गोभी का जब विकास हुआ, जिस प्रकार मानव में हमने देखा, ठीक उसी प्रकार जंगली गोभी धीरे धीरे वातावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन करते गए, जो कि अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो गए। जैसे जंगली गोभी द्वारा ही, जैसा कि हमने कहा, फूल गोभी का निर्माण हुआ तथा पत्ता गोभी का निर्माण हुआ। जंगली गोभी द्वारा ही लाल गोभी का निर्माण हुआ, उसके साथ ही साथ ब्रोकली भी है, वो जंगली गोभी का भी रूपांतरण है, तथा गांठ गोभी तथा केल जो है
ये सभी के सभी जो गोभी दिखाई दे रहा है, वह सभी के सभी जंगली गोभी द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। या ये कह सकते हैं कि जंगली गोभी जैव विकास के क्रम में पर वातावरण परिवर्तन के साथ-साथ अपने आप में परिवर्तन किए, जो अन्य-अन्य भागों में, अन्य-अन्य रूपों में विख्यात हैं।